हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 की ये फर्स्ट क्लास है और मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू स्टडी MME1। आप ही के कोर्स के लिए बच्चे बना रखा है, तो आप उसको देखो। और उसमें मैंने सारा सिस्टम समझा दिया कि आपको कैसे पढ़ना है, नोटबुक लेकर के बैठना है, साथ साथ में कॉपी करना है, समझना है। डाउट आप एट द टाइम ही पूछोगे, कुछ बाद के लिए बचा करके नहीं रखना है। जो है क्लास में ही पूछो, बिल्कुल नॉर्मली क्लास। और उसके बाद से अगर आप नहीं लिख पाते हो तो फिर आप बाद में वीडियो से भी हेल्प लेकर के, वीडियो असिस्टेंट से आप अपना कर सकते हो, अपने स्पीड पे आप उसको नोट्स बना सकते हो। मुझे इतना नहीं लगता कि कोई इतना सिंसियर बच्चा हो पाएगा, इतना प्रेशर होता है, इतने सारे पेपर्स होते हैं, सबका रफ और फेयर इतना करे। बेस्ट होगा कि अगर आप साथ साथ मैनेज कर लेते हो तो साथ साथ नोटबुक में लिख करके आप पढ़ो। चैप्टर 2 को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में डाला हुआ है, 3 स्टार वाली कैटेगरी में। याद है ना, 3 स्टार वाली कैटेगरी में मैंने कितने चैप्टर्स को डाला है? 2, 6, 7 और 9, 4 चैप्टर को। ये बेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये चारों। मार्किंग स्कीम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चारों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर का लगभग 50% जो है सिलेबस, पेपर का जो मार्किंग स्कीम होता है, 50% इन्हीं चैप्टर्स पे बेस्ड होता है। आप नहीं जज कर पाओगे, वी एज अ टीचर वी कैन जज कि इन चारों चैप्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है पेपर में। आपको लगेगा कि पता नहीं ये किस चैप्टर का है, हाइब्रिड क्वेश्चन होता है तो 6 और 7 को मिला करके दे देते हैं, 2 और 9 को मिला करके दे देते हैं, लाइक दिस वे। तो चैप्टर 2 बच्चे आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। फंक्शंस तो फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा सुना हुआ सा लगेगा जब फंक्शंस पढ़ाएंगे, लेकिन ग्राफ आप नहीं पढ़े होंगे पहले। ग्राफ यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ग्राफ क्यों ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है? क्योंकि आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पढ़ना है आपको माइक्रो मैक्रो, मैथ्स थोड़ी आप पढ़ने के लिए एडमिशन लिए हो, मैथ्स थोड़ी डिटेल में पढ़ना है। तो मैथ्स का सिर्फ वही वही पोर्शन पढ़ना है जो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, ताकि आपको माइक्रो और मैक्रो में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ग्राफ, माइक्रो एंड मैक्रो में तीन चीज़ें के हेल्प से बच्चे आप पढ़ते हो किसी भी स्टडी को। माइक्रो एंड मैक्रो में लिटरेचर भी यूज हो रहा होगा, लैंग्वेज प्लस मैथमेटिकल डेरिवेशंस, फॉर्मूला, एक्सप्रेशंस, जिनको हम लोग मैथमेटिकल एनालिटिकल मेथड कहते हैं। तीसरा होता है यूजिंग ग्राफ्स, ग्राफ्स के भी हेल्प से आप समझते हो। तो लिटरेचर तो आपका अपना खुद का बेस होगा, ग्राफ और एक्सप्रेशन इन सबको साउंड करने के लिए MME आपको पढ़ना। ठीक है, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स में वही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंक्शन। बच्चे ये चैप्टर 2 जो है वो चैप्टर 1 के बाद स्टार्ट किया जाता है, और 1 का लास्ट टॉपिक होता है रिलेशन। तो रिलेशन तो हम पढ़ चुके होते हैं चैप्टर 1 में, लेकिन चैप्टर 2 में रिलेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो कैसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं? और रिलेशंस आर नॉट सेड टू बी फंक्शन, ओनली अ फ्यू रिलेशंस आर सेड टू बी फंक्शन। किस टाइप के रिलेशन वो आप देखो। तो क्राइटेरिया फॉर अ relation to be a function, for a relation to be a function, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? किसी को पता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो बच्चे। क्राइटेरिया नंबर 1, ऑल प्री इमेजेस मस्ट हैव सम इमेज। सारे प्री इमेजेस के कुछ ना कुछ इमेज होने चाहिए, सबके कुछ ना कुछ इमेज होने चाहिए। कोई भी प्री इमेज खाली नहीं रह सकता, सबके एरो निकलने चाहिए। तो each pre-image must have some image, must have some image। हर प्री इमेज का कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए। दूसरा है, यस दिवित, तो क्या पूछना चाह रहे हो? मैम मैम तो वो फंक्शंस को पढ़ते हैं तो जैसे हम एक सेट की तरह से समझते हैं, एक प्री इमेज और एक इमेज, सेट एक्स एक सेट वाई हो गया, राइट राइट हैंड साइड में। एक्चुअली मैम जैसे फंक्शंस को हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल से भी समझ सकते हैं। हाँ, इनपुट आउटपुट के तरीके से भी समझ सकते हो, ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हर तरीके से समझ सकते हो। मैम लेकिन जैसे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे y इज इक्वल टू, वाई ठीक है, थ्री एफ एक्स एक्स। प्लस टू ठीक है, हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। हाँ बोलो।
ठीक है मतलब ठीक है ठीक है ठीक। ईच प्री इमेज मस्ट, अभी बता देंगे, ईच प्री इमेज मस्ट हैव सम इमेज and each pre-image must have some unique image. Each pre-image must have some unique image. Must have unique image. Unique का मतलब आप यहाँ कुछ गलत ना समझ लो. Only one image. अभी आप जो पहले से पढ़ के आए हो अभी उसी से कोरिलेट करते हैं ताकि आपको आसान हो. अब जैसे अभी दिवित ने पूछा कि मैम आप सेट थ्योरी के हिसाब से ही बताते हो, तो देखो जरा, फंक्शन को तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है, सेट थ्योरी, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और तीसरा होता है ग्राफ. तीनों तरीका होता है पढ़ने का. लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो वन वन ऑन्टो और इंटो होता है ना, इसको बेस्ट समझने का तरीका होता है सेट थ्योरी वेन डायग्राम के हेल्प. इसलिए हम लोग सेट थ्योरी के हेल्प से इसको समझते हैं. करना तो वही है बच्चे, एक्सप्रेशन y इक्वल टू एफ एक्स वाला वही पूरे एमएमई में करना है. अभी देखो जरा, मान लो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7. 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज है 7, 3 का इमेज है मान लो 6. क्या ये फंक्शन होगा बच्चे, आपको क्या लगता है? क्या ये फंक्शन होगा? डायग्राम बनाते हैं आप लोग. ठीक है चलो, यस मैम आवाज तो आई, देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो पहले वाले में आया यस, और दूसरे वाले का क्या जवाब होगा? 1 2 3 4 5 6. नाउ सी, पहला वाला जो है, यस इट इज अ फंक्शन. ये एक फंक्शन है बच्चे. क्यों? क्योंकि 1 का जो है, 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज है 6, 3 7, 3 का इमेज है 6. तो देखो ना, हर प्री इमेज का कुछ ना कुछ इमेज मिल रहा है. 1 2 3 सबका कोई ना कोई इमेज मिल रहा है. तो यस, फर्स्ट क्राइटेरिया इज ओके. अब सेकेंड वाले में आप देखोगे तो क्या सबका एक इमेज मिल रहा है? चेक करो तो जरा. 1 का कितना इमेज? सिंगल इमेज. 2 का कितना इमेज? ओनली 1 इमेज, बस 7 मिल रहा है. 3 का कितना इमेज? 6, बस एक ही मिल रहा है. तो ये हो जाएगा सेकंड क्राइटेरिया भी ओके है क्योंकि यूनिक इमेज है. तो यस इट इज अ फंक्शन. अब जब फंक्शन हो जाता है बच्चे, तो इसका फिर हम लोग डोमेन, को डोमेन और रेंज पे आते हैं. पहले इधर आ जाओ, क्या ये फंक्शन है सेकंड वाला? नो. क्यों? क्योंकि 3 का तो कोई इमेज ही नहीं है. तो अगर किसी भी एलिमेंट का कोई इमेज नहीं है, प्री इमेज में से किसी भी एलिमेंट का कोई इमेज नहीं है, देन इट विल नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन. तो ये जिस भी रिलेशन के तहत 1 को मैच किया गया है 4 से, वो चाहे जो भी रूल हो, उस रूल के हिसाब से ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 का नहीं मिल पाया कोई इमेज. अब बच्चे अगर कोई हमारा फंक्शन आ जाता है तो डोमेन, डोमेन व्हाट इज डोमेन? कोई मुझे बता सकता है कि डोमेन क्या है? डोमेन इज सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस. तो इस वाले एग्जांपल में डोमेन क्या होगा, जल्दी बताओ. 1 2 3 इज आवर डोमेन. 1 2 3 जो है ना, ये हमारा डोमेन है. को डोमेन हम वैसे सेट को कहते हैं जो हमें प्रोवाइड किया जाता है कि भैया ये लो, ये आपको मिला एक सेट, आपको जो जो लगता है कि उसके इमेज आ सकते हैं उनको उनको आप पिक कर लो इसमें से. तो जो हम पिक एंड चूज करते हैं किसी गिवन सेट से, वो सेट कहलाता है, जो हमें दिया जाता है वो सेट कहलाता है को डोमेन. तो यहाँ पर बच्चे को डोमेन हो गया 4 5 6 और 7, चारों आ गए. 4 5 6 और 7 को डोमेन. नेक्स्ट इज रेंज. रेंज, रेंज में सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो किसी का इमेज बनने का जिनको मौका मिला है, यानी 4 6 और 7. 5 नहीं आएगा बच्चे क्योंकि 5 तो किसी का इमेज बना ही नहीं ना. तो क्या होगा बताओ रेंज में? ओनली 4 6 7. एक छोटी सी बात यहीं पे हम आपको नोटिस करा दें, रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं होगा. इन एक्सट्रीम केस रेंज में भी इक्वल टू कोडोमेन, लेकिन रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं होगा. यानी रेंज जो है वो हमेशा सबसेट के फॉर्म में ही दिखेगा, कोडोमेन के साथ सबसेट के ही फॉर्म में दिखेगा. अब जब ये फंक्शन है ही नहीं तो इसका क्या डोमेन क्या कोडोमेन, कुछ डिस्कस करना ही नहीं है.
अब बच्चे दो एग्जाम्पल और दे रहे हैं, उसका भी जवाब आपको देना है, आप लोग सोच समझ करके देना। 1 2 3 4 5 6, क्या ये फंक्शन है? यस, जवाब आया है यस, जवाब आया है यस। चलो जरा एक बार चेक कर लें कि फंक्शन है तो कैसे है। 1 का देखो ना, एक ही इमेज है 4, 2 का भी एक ही इमेज है 4, 3 का भी एक ही इमेज है 4, तो यस इट इज अ फंक्शन। का ना थोड़ा सा चेंज कर देते। तो पहला वाला है फंक्शन यस, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ इसका डोमेन, फटाफट बताते चलो बच्चे। सेट, ये सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, जहां से एरो निकल रहे हैं 1 2 3, ये हो गया हमारा डोमेन। वो डोमेन हो गया ऐसा सेट जिसमें हम ढूंढ रहे होते हैं कि व्हाट आर इमेजेस, वेयर डू वी फाइंड इमेजेस। ये पूरा हो गया 4 5 6, ये हो गया कोडोमेन। रेंज में सिर्फ कितना आएगा बताओ, रेंज में खाली आएगा 4 और 5, रेंज में खाली आएगा 4 और 5। अब सेकंड वाले डायग्राम में जो बच्चे राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपका व्यू क्या है, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट? क्यों नहीं है फंक्शन? क्या? हाँ, वन एक ऐसा प्री इमेज है जिसके दो इमेजेस हैं। एज वन हैज मोर देन वन इमेज, एज वन हैज मोर देन वन इमेज, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बताओ, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो बच्चे अभी तक आपको क्लियर हो गया वेन डायग्राम से कि व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। वैसे इस चैप्टर में हमें ग्राफ भी पढ़ना है, ग्राफ जब पढ़ाएंगे तो वहां भी डोमेन और रेंज आपको बताएंगे, लेकिन अभी एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा उसको क्लियर कर ले। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, अब जितना भी 11 12 में पढ़ के आए हो, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, हर जगह आपको फंक्शन ही दिया जाता था, दिया जाता था ना। फंक्शन इज इक्वल टू है 3x+2, फंक्शन इज इक्वल टू 3x+2 है, तो ये एक रूल है। ये रूल कहता है कि आपको जो भी x मिल रहा है, वॉट एवर x, अगर x ऐसे लिख दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये वाला जो सिंबल होता है c और उसके बीच में से इनको कहते हैं बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ये फंक्शन बता रहा है कि आपको कोई भी रियल नंबर उठाना है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो आएगा उसमें फिर 2 ऐड कर देना है। इनका रूल ये है। रूल हमें ये बताता है कि हम कैसे इमेज तक पहुंचेंगे। मान लो कि मैंने x को ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लिया, तो एफ एक्स जो है ना ये आ जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 2, दैट मीन्स 17। तो x इज पार्ट ऑफ डोमेन, x इज पार्ट ऑफ डोमेन, इधर होते हैं प्री इमेज और जो सॉल्व होकर के आते हैं वो क्या हो जाते हैं, इमेज। ये हो गया इमेज। तो जब हम कभी ऐसे वेन, इसी का तो वेन डायग्राम बनता है, वेन डायग्राम कोई हवा से थोड़ी आता है, वो किसी ना किसी रूल का ही बनता है। अगर ये रूल है एफ एक्स का, तो इस एफ एक्स में 5 अगर होगा तो 5 का किसके साथ एसोसिएशन होगा, 17 के साथ। ऐसे सब का किसी ना किसी के साथ होगा ही होगा, हर रियल नंबर के साथ। बच्चे ये होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड समझने का फंक्शन को। ये सब तो अभी बहुत कुछ करना है, डोमेन, रेंज, तो जो भी x की वैल्यूज होती हैं, ऑल दीज वैल्यू सेट इज कॉल्ड आवर डोमेन। ये तो डोमेन और रेंज का जब क्वेश्चन करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेस्ट के बाद, तो उसमें भी इस बात को क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे। ठीक है बच्चे। और ग्राफ में अगर आप देखना चाहते हो, मान लो ये अगर ग्राफ है थर्ड वाला, तो ग्राफ में ये देखा जाता है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमें अलाउ किया गया है, ये तो ये हो गया हमारा डोमेन। सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, इसका डोमेन हो जाएगा a से लेकर के b तक। और रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगा, सपोज c एंड दिस इज d, रेंज हो जाएगा c से लेकर के d तक। अगर ये इंक्लूडेड होगा तो ये भी इंक्लूडेड होगा c से d तक। क्लियर बच्चे। तो ग्राफ में इंडिपेंडेंट को हम लोग x एक्सिस पे डालते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ डालते हैं, y एक्सिस।
इंडिपेंडेंट इन द सेंस, इंडिपेंडेंट को हम लोग कभी कभी फ्री वेरिएबल भी कहते हैं और कभी कभी एक्सोजेनस वेरिएबल भी कहते हैं. दिस द न्यू टर्म यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस एक्सोजेनस. फर्स्ट चैप्टर में है इसका जिक्र. एक्सोजेनस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से. देखो ना, अभी मेरा मन किया तो मैंने 5 ले लिया था ना, लेकिन क्या 17 अपनी मर्जी से ले सकते थे? नहीं, 17 तो इमेज है, वो तो चूज करोगे कोई ऑब्जेक्ट तभी तो उसका इमेज आएगा. तो 17 इज डिपेंडेंट ओवर टेकिंग द वैल्यू ऑफ 5. अगर आप 5 लेते हो तो आपको 17 मिलेगा. क्लियर बच्चे? तो अब हम लोग फंक्शन के बारे में आइडिया ले चुके हैं. इतना तो अब हमारी नॉलेज हो चुकी है कि हम किसी को डिसाइड कर सके वेदर अ गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट. ठीक है. ग्राफ में भी डिसाइड करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेस्ट से, और अलजेब्रिक मेथड के लिए भी डोमेन और रेंज निकाल करके हम लोग डिसाइड करेंगे आगे चल करके. अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में. तो चले बच्चे अपने नए टॉपिक की तरफ. टाइप्स ऑफ फंक्शन, सब कुछ क्लियर है अभी तक? टाइप्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन के बच्चे 4 टाइप होते हैं. पहले तो बेसिक होते हैं वन वन, और जो वन वन नहीं होता वो हो जाते हैं मेनी वन. कुछ होते हैं ऑन्टो, जो ऑन्टो नहीं होते वो हो जाते हैं इंटो. अब आप इनको मैच कर दो तो वन वन ऑन्टो भी होता है, वन वन इंटो भी होता है, मेनी वन ऑन्टो भी होता है और मेनी वन इंटो भी होता है. यानी टोटल मिलाकर के 4 टाइप के हमें पढ़ने हैं. वन वन, ऑन्टो, फिर हमें पढ़ने हैं वन वन इंटो, मेनी वन, ऑन्टो, मेनी वन इंटो. ठीक है. वन वन ऑन्टो, वन वन इंटो, मेनी वन ऑन्टो, मेनी वन इंटो. इन चारों के बारे में बच्चे हमें अभी पढ़ना है. चलो एक एक करके देखते हैं. आपको 4 डायग्राम दिए जा रहे हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा डायग्राम है. वन से दिस 5 6. चलो फर्स्ट पे अगर चलते हैं. इसमें बच्चे देखो 1 2 3 4 5 6. देखना जरा आप. 1 से किधर जाना है हमें? 5 पे. 2 से किधर जाना है? 4 पे. 3 से किधर जाना है? 6 पे. सबका कोई ना कोई इमेज मिल रहा है, बहुत बढ़िया. सबका एक एक इमेज ही मिल रहा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है. दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन. दिस इज अ फंक्शन. अब देखो जरा कि क्या हर प्री इमेज का एक इमेज है? यस. अब उल्टा देखना है कि क्या हर इमेज का एक ही प्री इमेज है? वो भी सही है. आप उल्टा भी चलोगे तो 4 का देखो ना, 4 उल्टा चल रहे हैं बच्चे. 4 का 2, 6 का देखो 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 3, 5 का प्री इमेज है 1. तो अगर हर प्री इमेज का एक इमेज मिल जाए और हर इमेज का एक प्री इमेज मिल जाए तो ये हो जाता है वन वन. ये हो जाता है वन वन. और बच्चे अभी जो मैंने वन वन जिसके नीचे लिखा है उसको देख करके आप बताओ कि इसका कोडोमेन सेट क्या है? कोडोमेन सेट क्या है? और रेंज क्या है? वो भी 4 5 6 है. तो कोडोमेन भी 4 5 6 है और रेंज भी 4 5 6 है. व्हाट डज दिस मीन कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. और जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पर बच्चे कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, इसलिए हम इनको कहेंगे ऑन्टो. तो जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ऑन्टो फंक्शन. तो ये हो गया वन वन ऑन्टो. ठीक है. अब इधर देखो, इधर भी वन वन का हिसाब किताब चल रहा है. 1 से 5, 2 से 6, 3 से 7. एक प्री इमेज का एक इमेज और एक इमेज का एक प्री इमेज, वो भी सही है. अब कहोगे मैम 4 का तो कोई प्री इमेज नहीं है.
मैंने ये थोड़ी कहा कि आप चेक करो कि सबका प्री इमेज है या नहीं। मैंने आपको क्या बोला, हर इमेज का एक प्री इमेज, सॉरी ठीक है, हर प्री इमेज का एक इमेज और हर एक इमेज का हर एक प्री इमेज। 4 खाली रह गया ये तो अलग बात है। तो यहाँ पर एक एक का ही एसोसिएशन हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे 1 1। क्या कहेंगे, 1 1। लेकिन यहाँ पर कोडोमेन तो 4 5 6 7, रेंज में खाली 5 6 7, रेंज तो छोटा पड़ गया कोडोमेन से। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंटो। इंटो मतलब कोडोमेन जो है वो सबसेट है किसका, नहीं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्या होगा ना, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाया, बड़ा तो खैर हो ही नहीं सकता, इक्वल नहीं हो पाया, अगर छोटा सेट रह गया है देन इट इज इंटो। क्लियर बच्चे, इंटो और ऑन्टो। यस 1 1 तो क्लियर हो गया। अब जरा मेनी वन को देख लें। मेनी वन में ये देखो, मेनी नाम से, नाम में ही छुपा है मेनी वन। ये देखो 1 भी 4 की तरफ, 2 भी 4 की तरफ, यानी मेनी से हम 1 की तरफ जा रहे हैं। फिर 3 का 5, तो ये फंक्शन तो है, सबका यूनिक इमेज भी है, हम इसको कहेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन के साथ कोडोमेन है 4 5 6 और रेंज में है खाली 4 5, तो मेनी वन के साथ ये हो गया इंटो। क्लियर। अब इधर देखो, 1 का 4, 2 का 5, 3 का भी 5, तो ये दोनों बता रहे हैं मेनी टू 1, मेनी टू 1, यानी ये हो रहा है मेनी 1। और हो रहा है ऑन टू, क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन और रेंज क्या है, दोनों सेम है। कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है बताओ, सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये तो बच्चे हम लोगों ने अभी 4 टाइप के देख लिए फंक्शन, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, और फिर मेनी वन टू। चारों को आप एक साथ स्क्रीन पे देख सकते हो, मेनी वन इनटू एंड मेनी वन ऑन टू, चारों टाइप का देख लिया। लेकिन ये टाइप हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक बात समझने के लिए कि किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एक बात समझने के लिए कि किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो नोट में आप लिखोगे ओनली 1 1 onto has inverse, only 1 1 onto has inverse। ये क्या पंगा है भाई, सिर्फ 1 1 onto के पास ही इन्वर्स होगा, किसी और के पास क्यों नहीं होगा। देखो जरा, पहली बात तो 1 1 पे सवाल उठता है, फिर ऑन्टो को चेक करेंगे। अगर फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, एनी वन होगा ना। मेनी वन का जब उल्टा करोगे, इन्वर्स जब करोगे, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जो रेंज है अब वो डोमेन हो गया और डोमेन जो है वो रेंज हो जाएगा। तो बच्चे 4 5 लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा और इधर दिखेगा 1 2 3। 4 से हम जा रहे हैं 1 पे, और 4 से ही जा रहे हैं 2 पे भी, 5 से जा रहे हैं 3 पे। तो ये तो फंक्शन है, यस इट इज मेनी वन। लेकिन क्या राइट साइड वाला फंक्शन है, नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। नो मैम राइट साइड वाला फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, कि 4 के, 4 की 2 हाँ, तो हर बार तो ऐसे ही होगा ना, जरा खुद का दिमाग लगाओ। जब भी आप मेनी वन लोगे, मेनी फिर उधर वन, उल्टा करोगे तो 1 टू मेनी। 1 टू मेनी तो कुछ होता ही नहीं है फंक्शन में, कभी सुना है 1 टू मेनी। ये तो वही बात हो गई, यूनिक इमेज का क्राइटेरिया फेल कर जाएगा। 1 टू मेनी जैसा कुछ नहीं होता, फंक्शन होता ही नहीं है वो। तो लिख देंगे इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर बच्चे हमें पता लगा इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं है, तो मेनी वन के पास इनवर्स नहीं होगा। समझ में आ गया, दिमाग में चलो सेट कर लिया अच्छे से, अच्छी बात है। मेनी वन के पास इनवर्स नहीं है क्योंकि मेनी से 1 है और उधर 1 टू मेनी हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म भी कर लिया। अब आ रहे हैं
मिनी वन के पास नहीं है तो वन वन को फिर मिल गया बाय डिफॉल्ट चांस। अब इंटो को देखते हैं। इंटो का मतलब है कि इधर में कोई खाली रह जाएगा, तभी तो नाम पड़ा है इंटो। एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट इज नॉट एसोसिएटेड, अनएसोसिएटेड रह गया। जब आप इसका इन्वर्स निकालना चाहोगे, वर्स में देखो ना बच्चे कैसा डायग्राम बनेगा, 4 5 6 1 2 3। 4 से हम 1 की तरफ जाएंगे, 5 से हम किधर की तरफ जाएंगे, 2 की तरफ, और 5 से ही 3 की तरफ। खैर आप इसमें कहोगे कि मैम मेनी वन है इसलिए, चलो कुछ ऐसा करते हैं, आपका ये 1 1 भी हो जाए और इंटो का ले लेते हैं, 1 1 इंटो का ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखना बच्चे, 1 का 4 था, 2 का 5 था, 3 का 6 था। 4 5 6, 6 का क्या आ गया, 3 आ गया। 6 का क्या आ गया, 3 आ गया। 7 तो खाली रह गया। इंटो में तो कोई ना कोई कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट तो खाली होगा ही। तो 7 हैज नो इमेज। इंटो में हमेशा ऐसा ही मिलेगा, 7 हैज नो इमेज। तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चे हमने सीखा मेनी वन का इनवर्स नहीं होता, इंटो का इनवर्स नहीं होता, तो बचा क्या, 1 1 ऑन्टो। और ये लो 1 1 ऑन्टो का बना देते हैं डायग्राम, 1 2 3 4 5 6। ये लो, चलो इधर से चले, इधर से चले, इधर से चले, बहुत बढ़िया। उल्टा कर दिया वो भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वेल एंड गुड है, इनवर्स हो गया। तो 1 1 ऑन्टो हैज इनवर्स। अब बिल्कुल अपने जहन तक में, बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो कि 1 1 ऑन्टो के पास ही सिर्फ इनवर्स होता है, किसी भी और के पास इनवर्स नहीं होगा। ये एक बार फिर से हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन थ्योरम में, तब आपको मेरी कही हुई बात चैप्टर 2 वाले चैप्टर 7 में याद आएगी। तो यहाँ पढ़ाने के पीछे मकसद है कि ये फिर चैप्टर 6 में भी यूज होगा और 7 में भी होगा। ठीक है बच्चे, तो आ गया सबको समझ में। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं। हमने फंक्शंस पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लिया, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है 2011 के पेपर में। तब तो नया नया सेमेस्टर सिस्टम लगा था और 4 ईयर भी लग गया था, तो उन्हें दिखलाना था कि यस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड सिस्टम। उन्होंने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछा था, बस एक ही साल का पेपर मुझे बहुत इजी लगा, बाकी हर साल फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछते। और बच्चे हम आपको पहले ही वार्निंग दे दे कि एमएमई में कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, पैटर्न भी फिक्स नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ टाइप तो मैच कर जाते हैं। अगर आप पिछले 5 10 साल का क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको एक डिज़ाइन पता लग जाएगा, लेकिन उस डिज़ाइन के बेसिस पे आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल का पेपर पढ़ लो तो इस साल का भी पेपर आप कर ही लोगे, ऐसा नहीं है। उन पेपर को करने के लिए जितनी थॉरो नॉलेज चाहिए अगर वो आपके पास है, तो आप एक नया पेपर भी कर लोगे, ये चीज़ होती है। वो पेपर आप खुद करोगे, रटना नहीं है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, दो काम किए जा रहे हैं, दो असाइनमेंट दिए गए हैं। पहला है प्रोवाइडिंग इनरोलमेंट नंबर, सबको इनरोलमेंट नंबर दिया जा रहा है, और दूसरा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जा रहा है किसी टेस्ट में। अब आपको बच्चे बताना है, आप सोचो कि ये फंक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये फंक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्या ख्याल है आपका फर्स्ट के बारे में। यस, अच्छा आप मेरे साथ शेयर कर पेपर सकते। में एक पेपर में एक क्लास में 50 बच्चे हैं, खुद ही सोचो, तो इनरोलमेंट नंबर क्या होगा, 85 होगा। आपने अपने कभी क्लासरूम का रजिस्टर देखा था, अगर 40 स्टूडेंट्स होते थे एक सेक्शन में, तो रजिस्टर पे 1 to 40 ही लिखा होता था, ऐसा थोड़ी कि 45 और फिर 5 बच्चों का अटेंडेंस खाली छोड़ दिया गया, ऐसा तो नहीं होता है। जितने बच्चे होते हैं उतना ही रोल नंबर भी मिलता है। मान लो अगर 50 बच्चे और रोल नंबर अगर 1101 से शुरू हो रहा है,
तो 1102 से लेकर के 1150 तक ही रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। 50 बच्चे हैं, 50 से ज़्यादा इनरोलमेंट नंबर की क्या ज़रूरत है। और सबको एक एक ही मिलेगा। मान लो फर्स्ट बच्चे का रोल नंबर ये है, 30th का ये है, सेकंड का ये है, लाइक दिस वे सबको कुछ ना कुछ तो रोल नंबर दिया जा रहा है। तो पहली बात, आप पहला सेंटेंस लिखोगे, ध्यान से सुनो। ईच स्टूडेंट इज गेटिंग अ रोल नंबर, तो ईच प्री इमेज हैव सम इमेज। ठीक है। दूसरा, ईच स्टूडेंट इज गेटिंग ओनली वन रोल नंबर, दैट मीन्स there is unique image, hence it is a function। तो आपको बताना है बच्चे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो हाँ, जब हम बच्चों को इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करेंगे तो यस इट विल रिप्रेजेंट अ फंक्शन, फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। किस टाइप का फंक्शन होगा, कोई आइडिया? यस अनुषा, किस टाइप का फंक्शन होगा ये? यस दिवित। 1 1 और ऑन्टो भी तो। अगर इधर में 50 की लिस्ट है तो इधर भी 50 की ही लिस्ट है। कोई इनरोलमेंट नंबर खाली नहीं रहने वाला, किसी ना किसी बच्चे को दिया ही जाएगा। और हर बच्चे को एक एक ही इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, और उल्टा चलो हर इनरोलमेंट नंबर एक बच्चे का ही होगा। तो ये हो गया 1 1 ऑन टू। अब देखो ये क्वेश्चन तो उसके बाद से कभी रिपीट नहीं किया, लेकिन आपको ना इसके पीछे जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं, जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, इस पे ध्यान देना है। कोई और इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कोई और जॉब आपको दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि वेदर इट विल रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट। तो आपको इसी तरीके से वहां सोचना समझना है, राइटिंग करना है पूरा। इसमें लैंग्वेज का बड़ा रोल होता है। लैंग्वेज बच्चे अगर अच्छा लिख लेते हैं, लैंग्वेज अच्छा लिख लिया, ज़्यादा कटिंग नहीं, हैंड राइटिंग सुंदर है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है प्रेजेंटेशन का, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैथ्स भी इसमें होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो ये हो गया 1 1 ऑन्टो। अब दूसरे दूसरे के बारे में आपका क्या कहना है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 50 बच्चे हैं बच्चे, सबको मार्क्स दिया जा रहा है। मान लो अगर 100 का पेपर हुआ है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? देखो, हो सकता है फर्स्ट स्टूडेंट को 0 आ गया हो और सेकंड स्टूडेंट के हाईएस्ट आ गए हो, 3 को 3 आ गया हो, बाकी जितने भी बच्चे बचे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि सबके 65 आ गए हों। अब इसी में आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया। अब आप मुझे बताओ वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, मेनी वन, आगे भी तो कुछ होगा, इंटू अंटो क्या है? मेनी वन इंटू, यस दैट्स द करेक्ट आंसर। पहले तो हम फंक्शन पे डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो सबसे पहले कहेंगे कि हर बच्चे का कोई ना कोई रिपोर्ट कार्ड पे तो मार्क्स मेंशन होगा, दैट मीन्स ईच प्री इमेज हैव सम इमेज। उसके बाद से हर बच्चे को एक ही मार्क्स मिलेगा रिपोर्ट कार्ड पे। कभी ऐसा हुआ है क्या कि अब कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, आपके एमएमई में दो दो मार्क्स आए हैं, 95 भी आप ही को आया है, 96 भी आप ही को आया है, ऐसा थोड़ी होता है अनाउंसमेंट। आपको तो एक ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हर बच्चे को एक ही मार्क्स अलॉट होगा। इसलिए यूनिक इमेज का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है यहाँ पर। तो यस इट इज अ फंक्शन। तो ये दो लाइनें लिखने के बाद आप लिखोगे बच्चे कि यस इट इज अ फंक्शन। अब बारी आती है कि किस टाइप का फंक्शन है। तो मैंने जो केसेस बताए हैं आप इस तरीके से बता सकते हो कि मोर देन वन स्टूडेंट मे गेट सेम मार्क्स इन द एग्जाम, सम ऑफ द मार्क्स मे नॉट बी अचीव्ड बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट। देखो ना, कुछ मार्क्स तो खाली रह गया, किसी को नहीं आया 1 2, बाकी के मार्क्स भी किसी को नहीं आया 1 2। तो ये क्या बता रहा है कि ये हो जाएगा इंटो, ये क्या हो जाएगा इंटो। और इधर जो है, इधर तो सबका है, फंक्शन तो है ही, ये इसकी पॉसिबिलिटी है मेनी वन इंटो। ठीक है। अब अनएक्सपेक्टेडली कभी ये 1 1 ऑन्टो हो जाए तो वो बात अलग है। 1 1 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ऑन्टो तो नहीं होगा, इंटो ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स से ज़्यादा, नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर ऑफ मार्क्स के कैंडिडेट बैठे हैं ना। मार्क्स तो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के 100 के बीच। तो कोई ना कोई मार्क्स तो छूटेगा बच्चे, 50 बच्चों को मार्क्स देना है तो कुछ तो 51 51 मार्क्स तो अनटच्ड रह जाएंगे। इंटो तो होगा। अब कभी मतलब एक्सेप्शनली कभी ये 1 1 इंटो भी हो सकता है, लेकिन
जनरल केस लिखेंगे तो जनरल केस में ये होगा मेनी वन इंटू। क्लियर बच्चे? लॉजिक बिल्कुल समझ में आ गया। इस लॉजिक को भी ध्यान में रखना कि हमें इस तरीके से भी सोचना पड़ सकता है पेपर में। ठीक है, फंक्शन आ गया और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देख लिया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब हमें देखना है टेस्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल एंड, नाउ सी बच्चे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट, इन दोनों टेस्ट में हमें क्या सीखना है और ये टेस्ट किसके बारे में है ये हमें जानना है। तो देखो जरा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पहले समझ लेते हैं, फिर इसका लैंग्वेज लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, अगर कभी ग्राफ कुछ, या पहले वर्टिकल लाइन कर लेते हैं, लाइन में वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर कोई ग्राफ ऐसे है and if we are able to draw a vertical line such that it is cutting at more than one point, that means एक ही x के दो दो y हैं, एक ही x के दो दो y हैं, तो इंडिपेंडेंट को तो हम हमेशा x एक्सिस पे रखते हैं। x1 का इधर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही सेट होता है प्री इमेज, और इधर लिख देते हैं हम लोग डिपेंडेंट y1 y2। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा ना, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यूनिक इमेज है ही नहीं, नॉट अ फंक्शन, एज नो यूनिक इमेज, यूनिक इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। तो वर्टिकल लाइन जो है वो खुद उसी के चेक करने के लिए होता है, वेदर द गिवन एक्सप्रेशन, वेदर द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, या सिंपल सा पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये चेक करने के लिए होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में बच्चे स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ any vertical line, if any vertical line cuts the graph, if any vertical line cuts the graph at more than one point, at more than one point, then the graph does not represent a function, then the graph does not represent a function, तो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझ में आ गया वर्टिकल लाइन टेस्ट? कहीं भी एक भी जगह अगर ऐसा भी ग्राफ मिला, वर्टिकल लाइन बनाया, हो गया मोर देन वन पॉइंट, देखो कट कर रहा है, तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा है तो यस, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। यस, वर्टिकल लाइन में एक तरीके से वही प्री इमेज जो है x, उसी के बहुत सारे इमेज होगी, वही पॉइंट ग्राफ पे बहुत सारे हो गए, इसलिए वो फंक्शन नहीं हुआ। हाँ वही हो ही रहा है बेसिकली, मैंने लिखा ना एक्स इधर प्री इमेज के सेट पे ही तो लिखा, डोमेन के अंदर, और इधर कोड डोमेन के अंदर लिखा। तो ये होता है कि देने वाला तो दे रहा है नॉलेज, अब आपके दिमाग में कब क्लिक करता है, कब सेटिंग बैठती है, मैच कब कर जाता है आइडियाज। अभी हो सकता है आपके दिमाग में आइडिया मैच किया होगा। मैंने भी वही बोला कि एक प्री इमेज, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज निकल गए एंड इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यूनिक इमेज का क्राइटेरिया तो फेल कर गया ना यहाँ। एक का एक होता तब हो जाता, जैसे ये देखो, यस इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन, ये नहीं। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ में हर जगह एक एक ही आ रहा है वर्टिकल लाइन में, तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बच्चे वर्टिकल लाइन टेस्ट? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए होता है? itself is a function or not, itself is a function or not, ये चेक करने के लिए होता है, खुद के ग्राफ को चेक करने के लिए कि ये फंक्शन है या नहीं, उसके लिए हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं। अब बच्चे बढ़ते हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, देखो बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर मान लो कभी ग्राफ ऐसे मिल गया,
और आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया जो कि एक पॉइंट से ज्यादा पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर होगा बेसिकली कि एक से ज्यादा प्री इमेज के सेम इमेज हो रहे हैं, यानी ये खुद तो एक फंक्शन है, ये खुद तो एक फंक्शन है, लेकिन इसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। देखो ना, इनवर्स जब हम करते हैं एक y के दो दो, तो ये फंक्शन नहीं है। इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट खुद के चेक करने के लिए नहीं होता है, मेरा इनवर्स फंक्शन होगा या नहीं ये बताता है। ठीक है, तो इट इज फॉर वेदर इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बताता है। और इनवर्स क्यों नहीं होता है कि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करने का मतलब है किस टाइप का फंक्शन है ये, मेनी वन है, और मेनी वन का तो इनवर्स होता ही नहीं है। मेनी टू वन है ना, एक से ज्यादा प्री इमेज है और उनका सिंगल इमेज है, तो मेनी वन का बच्चे इनवर्स नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें हेल्प करता है किसी भी ग्राफ को डिसाइड करने में वेदर इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट। आप देखोगे आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, कुछ दे देगा लाइक ऐसे दे देंगे वो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, डज इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो आप बच्चे अपने पहले के नॉलेज से, और घबराओ नहीं, हम लोग बेसिक ग्राफ्स जब आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे तो आपको हर टाइप का ग्राफ बनाना आ जाएगा। आपको इतना मजा आएगा ना कि वाओ क्या मिला है हमें नॉलेज। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। आपको इतना तो याद होगा कि ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर हो गया 0 0, याद है, पहले किया होगा आपने जरूर। x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इट्स 0 0 एंड रेडियस इज r, रेडियस इज r, सर्कल रिप्रेजेंट करता है। और ये लो बड़े मजे की बात है, सर्कल में तो वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कहता है कि फंक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कहता है कि इसका इन्वर्स भी फंक्शन नहीं है। तो सर्कल में तो ये खुद भी फंक्शन नहीं है और इसका इन्वर्स भी फंक्शन नहीं होगा। तो both itself and its inverse are not a function, कोई भी फंक्शन नहीं हुआ। क्लियर बच्चे? तो ये तो हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर का आता है कि ग्राफ बनाओ और बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं। चैप्टर 2 से पहला टॉपिक जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो यही है। एक और था पहले वो, लाइक इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स जो हमने किया, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कोई लॉजिकल रीजनिंग टाइप के, एक ये आ सकता है। और एक तीसरा भी है डोमेन एंड रेंज। बच्चे डोमेन एंड रेंज के बारे में भी हमें जानना है, डोमेन एंड रेंज के बारे में भी हमें जानना है कि डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। तो आज ना थोड़ा सा ही बताएंगे डोमेन और रेंज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस कराने हैं, तो आज के क्लास में वो नहीं हो पाएगा। देखो आपको कितने टाइप के पढ़ने हैं, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि आपके ना सारे ट्रिगो गए। आपको ट्रिगो नहीं पढ़ना है एमएमई में, क्योंकि एमएमई का फुल फॉर्म क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। ट्रिगो पढ़ने की क्या जरूरत है, जब ट्रिगो चला गया तो कितनी राहत की सांस लेते, अरे साइन एक्स का डोमेन रेंज रटते थे, कॉस एक्स का इनवर्स का रटते थे, दिमाग खराब हो जाता था। अब वो सब कुछ भी नहीं करना। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे हम लोग पढ़ते थे आयोटा वाला, वो भी नहीं पढ़ना, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी चीज होती ही नहीं है। जरूरत नहीं है हमें इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ये वगैरह वाले लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना। कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ मैथ्स ऑनर्स या जो फिजिकल साइंसेज लेते हैं उन्हीं को पढ़ाया जाता है और किसी को नहीं। तो कॉलेज में अब आ गए हो तो अब ये दो चीजें आपके कोर्स से हट चुकी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए दो ही लॉजिक बनते हैं आपके डोमेन के सोचने के तरीके में। कभी अगर एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ हो, इसके डोमेन के लिए ये वाला लॉजिक आपको याद रखना है कि जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0।
फॉर एग्जाम्पल। तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना, 0/k को तो हम लोग 0 लिख देते हैं, लेकिन k/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। लिखते तो इन्फिनिटी है, बट इट इज कॉल्ड अनडिफाइंड, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर नंबर ना। तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ये भी हम लोग चैप्टर 4 में बताएंगे, जब लिमिट पढ़ा रहे होंगे ना, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, वहाँ इस बात को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है पढ़ने पे, मतलब अगर एमएमई मन से पढ़ा जाए ना तो मज़ा आ जाता है। जिन बच्चों को मैथ्स पढ़ने का ये रहता है ना, क्यूरियोसिटी, कि मुझे जानना है, सीखना है, तो बहुत डिफिकल्ट मैथ्स नहीं है, यूजफुल मैथ्स है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो मैथ्स से अगर आपको लगाव बढ़ गया तो समझो कि आपका इको ऑनर्स का नहीं है, बड़े आराम से स्मूथली पार कर गया। और उन्हीं बच्चों को अटकते हैं, उन्हीं को माइक्रो मैक्रो में भी प्रॉब्लम होती है, जिनको मैथ्स नहीं बेस मजबूत होता है ना, मैथ्स नहीं समझ में। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है। तो मैथ्स आपको 2 सेमेस्टर में मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, और सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स भी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। gx इज नॉट इक्वल टू 0, मान लो मैंने आपको fx दे दिया 2x - 3/x+5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका डोमेन निकालो। मुझे बताओ कि फॉर इट टू बी डिफाइंड x+5 तो 0 नहीं होना चाहिए, यानी x जो है वो -5 नहीं होना चाहिए। यानी पूरे रियल नंबर्स में से रे नंबर का संसार क्या कहलाएगा, रियल नंबर, क्योंकि अब हमारा संसार काफी छोटा हो चुका है बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया गया है, तो अब हमें सिर्फ रियल नंबर्स के साथ ही छोड़ दिया गया है। तो पूरे रियल नंबर्स में से सिर्फ एक -5 निकाल फेंकना है। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, -5 को सेट में ही डाल करके माइनस करना है। क्योंकि ये एक सेट है तो इसको भी सेट के नोटेशन में ही लिख करके आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। डिफरेंस 5 को निकाल दिया तो जो बच गया वो सब हमारा डोमेन का सेट हो गया। क्लियर बच्चे? ये हमारा बहुत ही इजी एग्जाम्पल दिया है, थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। लॉजिक 2, नाउ सी, लॉजिक 2 में है बच्चे कि जब रूट अंडर एफ एक्स आ जाएगा तो ये तभी डिफाइंड होगा इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद करो क्लास 11th जब आपको पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया था कि अगर x² इज इक्वल टू 25 है तो आप लिखते थे x इज इक्वल टू +-5। लेकिन x² इज इक्वल टू -25 तो आपको पहली बार पढ़ाया गया था +-5 आयोटा, +-5 आयोटा। तो नेगेटिव का अंडर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है, रियल नंबर में तो नहीं है। तो इसलिए इसको होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक आज छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लो, एक आप छोटा सा एग्जाम्पल आज देख लो, फिर अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। रूट अंडर 5x+3, अगर ये फंक्शन है तो बच्चे इसका डोमेन जब हम निकालेंगे तो 5x+3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि रूट अंडर 0 भी 0 ही होता है। तो 5x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5, क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता। वैसे ये भी सारी चीज़ें चैप्टर 1 में डिटेल में बताई जाती हैं, सॉल्व करने का तरीका। अब देखो तो जरा नंबर लाइन पे अगर ये है -3/5 तो इसको लेते हुए आगे बढ़ना है। तो डोमेन हो गया, डोमेन हो गया -3/5 को लेते हुए आगे, यानी -3/5 से इन्फिनिटी। और कभी भी ये गलती मत करना कि -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को क्लोज कर देना, कभी नहीं क्लोज हो सकते। ये ऐसे बाउंड्रीज होते हैं जो कभी भी हमारे पकड़ में नहीं आते, इनको हमेशा ओपन में ही आपको रखना है। क्लियर बच्चे? तो आज इसी दो लॉजिक पे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने, और कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ट्रिगो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो आज बच्चे इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 2 में, प्रैक्टिस ओवर डोमेन एंड रेंज। कुछ 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे अच्छे अच्छे,
थोड़े लेंदी लेंदी टाइप के, डोमेन एंड रेंज जिस टाइप के पेपर में आते हैं। डोमेन एंड रेंज एक बार फिर से चैप्टर 8 में भी कराएंगे जब एक्सपोनेंशियल एंड लॉग पढ़ोगे। और उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में होगा बेसिक्स ग्राफ। बेसिक्स ग्राफ में हर टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ, लाइक एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, डॉट 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 डॉट, सबका ग्राफ कैसे बनता है, ई टू द पावर एक्स, एल एन एक्स, मॉड एक्स। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन, मतलब और भी बहुत कुछ होंगे, लाइक एक्स बाई मॉड एक्स, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स स्क्वायर, बहुत कुछ होंगे। उसके बाद से थर्ड क्लास में होगा हमारा इन्हीं ग्राफ्स के साथ छेड़छाड़ करना, मॉडिफिकेशन। इन्हीं में कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मॉडिफिकेशन हम क्लास थर्ड में तभी सीख पाएंगे जब हमें बेसिक ग्राफ का पूरा आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी जस्ट ओनली ओवर डोमेन एंड रेंज, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एंड बेसिक ग्राफ्स। फिर हम लोग थर्ड क्लास में मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। लेकिन जिनको भी कोई डाउट पूछना है या स्क्रीनशॉट लेना है, वो बच्चे वेट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने पर्सनल डाउट्स भी पूछ सकते हो, क्योंकि हमेशा जब भी क्लास खत्म होती है उसके बाद का जो टाइम होता है वो बच्चों के लिए होता है। जो बच्चों को पूछना है डाउट्स वगैरह वो अपना पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।